हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ रामबान एकेडमी। भाइयों, आज संडे है और संडे में हम आपका एक मॉडल पेपर कराते हैं, प्रैक्टिस सेट कराते हैं। यानी कि तो आज भी हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं मैथ का। देखिए भाई, जिन्होंने अभी चैनल को नया ज्वाइन किया है उनके लिए बता दें कि हम संडे पे जो प्रैक्टिस सेट लाते हैं, तो एक बार क्या लाते हैं, जीके लाते हैं, मैथ लाते हैं और रीजनिंग लाते हैं। तो अब तक हम जीके के 4 प्रैक्टिस सेट ले चुके हैं, मैथ का मतलब चौथे नंबर का है ये, और रीजनिंग के 3 हो चुके हैं। तो अगर सब कुछ सही रहा तो नेक्स्ट संडे में रीजनिंग का भी चौथा आ जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे प्रैक्टिस सेट नहीं किए हैं तो आप अपने मतलब चैनल को जब टच करेंगे तो वहाँ पर प्ले लिस्ट में आप मॉडल पेपर नाम से जो हमारा प्ले लिस्ट है उसमें सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज का शुरू करते हैं। एक बात और, आज मैंने जो क्वेश्चंस उठाए हैं वो उस टाइप के क्वेश्चन उठाने की बहुत कोशिश करी है। 3 या 4 क्वेश्चन इस टाइप के लगाए हैं जो दिल्ली पुलिस में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, वो अलग अलग रैंडम बेस पर आगे पीछे मिलेंगे आपको। तो एक एक सवाल को, चाहे इजी है या टफ है, सभी को करके देखना सर। तो मेरी तरफ से आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। शुरू करते हैं भाई। देखिए, पहला सवाल कह रहा है किसी संख्या के घन और वर्ग का अंतर, किसी संख्या के घन और वर्ग का अंतर उस संख्या की 2 गुणी संख्या के वर्ग के बराबर है। वह संख्या कौन सी है? संख्या बतानी है। ऑप्शन है 3, 5, 6 या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन है 3, 5, 6 या इनमें से कोई नहीं। एक बात और भाई, जो नए जुड़े हैं उनके लिए बता दें, आपको कागज और पेन लेकर रखना है। हम 20 क्वेश्चन देंगे। पहले क्वेश्चन का आपको जो सही लग रहा है ABCD में से जो भी, वो लिखेंगे। फिर हम साथ के साथ आंसर बताएंगे, फिर हमारा आंसर लिखेंगे। इसी तरह से आप सभी को चेक करेंगे और आपको पता चल जाएगा कि आप ठीक चल रहे हैं या गलत चल रहे हैं सर। तो कागज पेन रखिए, जैसे ही सवाल पढ़े वीडियो को पॉज कीजिए, अगला पहले सवाल का आंसर लिखिए, तब वीडियो को रन कीजिए। ठीक है, तो सवाल आपने कर लिया होगा, उम्मीद है। आते हैं भाई। किसी संख्या के घन और वर्ग का अंतर उस संख्या की 2 गुणी संख्या के वर्ग के बराबर है। ध्यान से देखना लैंग्वेज पर। किसी संख्या के घन और वर्ग, किसी संख्या के घन और वर्ग का अंतर उस संख्या की 2 गुणी संख्या, ये जो संख्या है इसकी 2 गुणी संख्या के वर्ग के बराबर है। किसी संख्या के घन और उसके वर्ग का अंतर उस संख्या की 2 गुणी संख्या के वर्ग के बराबर है। ये बराबर है, तो इसको क्या करेंगे, a³ माइनस a² बराबर 4a²। जब इसको खोलेंगे तो 4a² हो जाएगा। ये माइनस का a² उधर जाके जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा सर हमारा, a³ बराबर 5a²। अब हम a² को इधर बट्टे में ले आए, a² से a की पावर 3 कटेगी, a की पावर 1 बचेगी, तो a बराबर 5। आंसर आ गया। आंसर है B। पहले क्वेश्चन का आंसर B। ठीक है भाई, ओके, बता भी दिया कैसे होना है। अब अगर कोई ये सोच रहा है कि भाई इसको हम ऑप्शन से करा जा सकता है, लेकिन ऑप्शन में कितना टाइम लगेगा, और याद रखना ये जो होता है इनमें से कोई नहीं, ये बहुत खतरनाक हो जाता है सर। इसलिए आपसे इन चीज़ों से बचना नहीं है। ठीक है, याद रखना दिल्ली और यूपी पुलिस में इसी तरह के आ रहे हैं जो बिल्कुल बेसिक संख्या पत्ती वाले। ये भी संख्या पत्ती का सिंपल सवाल मान सकते हो आप। आ जाते हैं दूसरा सवाल। 4 लगातार सम संख्याओं का औसत उन संख्याओं के योग का 25% है। उनमें से सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है? उनमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है, ये बताना है। ऑप्शन है 3, 4, 6 या आंकड़े अधूरे हैं। 3 है, 4 है, 6 है या आंकड़े अधूरे हैं। ट्राई कीजिए भाई। ठीक है भाई, उम्मीद है आपने सही किया होगा। आ जाते हैं। तो अगर आपने ये सवाल किया है और आप सोच रहे हैं आंकड़े अधूरे हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं। आंकड़े अधूरे नहीं है, आंकड़े पूरे हैं। देखिए, इस सवाल में हमने जो सेट किया है, ये कह रहा है 4 लगातार सम संख्याओं का औसत उन संख्याओं के योग का 25% है। 4 लगातार सम संख्या है, लगातार सम है। अगर हम इसको मैथ के हिसाब से करते हैं तो देखिए गड़बड़ होती है। क्या होती है वो देखिए। मान लिया पहली संख्या a, दूसरी है a+2, तीसरी है a+4, चौथी है a+6, और इनका औसत कितना हो जाएगा, इन सभी को जोड़े बटे 4, तो 1, 2, 3, 4, तो कितना हो गया 4a + 12। ये योग है। योग और औसत कितना आ रहा, 4a + 12 बटे 4। ये योग है, ये औसत है। और योग का 25%, 25 बटे 100 बराबर ये आ रहा है। तो 25 से ये भी 4 आ गया, बिल्कुल सेम मिला दोनों तरफ। इससे बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, यार अब क्या करें,
ए की वैल्यू तो निकल ही नहीं पा रही। तो याद रखना ये जो सवाल है हमने जो सेट किया है वो इसके अकॉर्डिंग नहीं किया, ध्यान से देखना। इसने क्या कहा है, सिर्फ ये पढ़ना, 4 लगातार सम संख्या, 4 लगातार सम संख्या है। पहली संख्या a, दूसरी a+2, तीसरी a+4, चौथी a+6। और फिर पूछ क्या रहा है, बीच में मत पढ़िए, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है, 6 का अंतर है। आंसर सी। समझ में आ गया। मैंने बताया कि जो पहले करते तो उसमें क्या प्रॉब्लम थी, उसमें दोनों जो साइड है, लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों बराबर आ जाते, इक्वेशन सोल्व नहीं कर पाते। आप अगर इक्वेशन जमाते तो थोड़ी सी सेंस लगानी है। सबसे छोटी संख्या ए है तो जो चौथे नंबर की संख्या उससे 6 ज़्यादा होगी। ठीक है, क्लियर भैया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ए, बी और सी की आयु का योग 45 वर्ष है। 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4, 2, 3 होगा, तो बी की आयु कितने वर्ष है। ट्राई कीजिए भाई, ऑप्शन है आपके 3, 7, 9, 16। ट्राई कीजिए। ठीक भाई, बहुत अच्छे। देखते हैं सर। देखिए इसमें हमें देखना है फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों को। ए, बी, सी की आयु का योग 45 वर्ष है, यानी ये वर्तमान है। 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4, 2, 3 होगा। याद रखना 9 वर्ष बाद ए, बी, सी, 4, 2, 3। ठीक है, जितना अनुपात वहीं पर x ठिकाना है और योग कितना होगा 9x बराबर। अभी देखिए वर्तमान में योग 45 साल है, तो 9 वर्ष बाद कितना होगा, 54 होगा, 63 होगा या 72 होगा, सोचिए। ठीक है, देखिए 9 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं क्योंकि अनुपात 9 वर्ष बाद दे रखा, तो 9 वर्ष बाद की आयु इसकी 4x, इसकी 2x, इसकी 3x। वर्तमान योग 45 है, तो 9 साल बाद ए की 9 बढ़ेगी, बी की 9 बढ़ेगी, सी की 9 बढ़ेगी, तो टोटल 27 वर्ष बढ़ेगा। 27 बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा 72, क्योंकि 45 तो अब है। 9 वर्ष ए की बढ़ गई, 9 वर्ष बी की बढ़ गई और 9 वर्ष ही सी की बढ़ेगी, तो टोटल 27 वर्ष बढ़ने के बाद 72 हो जाएगा। तो 9x बराबर 72, x बराबर 8। तो ये हो गया 32, ये हो गया 16, ये हो गया 24। लेकिन पूछ क्या रहा है, बी की आयु कितने वर्ष है का मतलब प्रेजेंट। ठीक है, और ये जो 16 वर्ष आई है बी की आयु, ये क्या है 9 वर्ष बाद की है, तो 9 वर्ष बाद 16 है। आंसर ये नहीं है, वर्तमान पूछ रहा है, तो वर्तमान में 9 घटाएं तो कितना आ जाएगा 7। ओके, तो बी की वर्तमान आयु 7 वर्ष है भाई। ठीक है, ओके सर। अगले सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 40% है। यदि छोटी संख्या 27 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। ट्राई कीजिए भाई। ऑप्शन है 45, 63, 72, इनमें से कोई नहीं। ट्राई कीजिए। बहुत अच्छे। देखिए इसमें 2 सेंस लगा सकते हैं हम। पहला लेते हैं, मान लिया बड़ी संख्या है ए, छोटी संख्या है 27 दे रखा है, छोटी संख्या 27 है, तो 2 संख्याओं का अंतर, इनका अंतर क्या है, बड़ी संख्या का 40%, बड़ी संख्या का 40%, 40/100 भी कह सकते हो आप। ठीक है, तो a - 27 बराबर बड़ी संख्या का 40%। इसको हम अगर सेंस लगाएं तो 27 जो 60% कम कर रहा है, अगर 27 घटा रहे तो 60%, क्योंकि अपने नाम में तो 100% होती है। या तो ये समझ सकते हैं, तो डायरेक्ट भी हो जाएगा। नहीं, अगर आप सेंस नहीं लगा पा रहे तो एक काम करते हैं, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आए, a में से a का 40% घटाएं बराबर 27 आ जाएगा। ये इधर प्लस का, ये इधर माइनस का, तो a में से a का 40% घटाने पर 27, तो a का 60% बचेगा ना, क्योंकि a तो 100% है अपना में, a का 60% बराबर 27। और यही चीज मैं आपको सेंस से बता रहा था सर। देखिए फिर से देखिए, 2 संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 40% है, यानी a में से 27 घटाते तो a का 40% बढ़ जाता है, यानी कितने परसेंट घटा दिया, 60% घटा दिया। ये कैसे आया, ये समझ में आ गया सर। अब a का 60% 27 आया है, इसका मतलब a का 60% 27 है, तो हम डायरेक्ट इस लाइन पर ही आ सकते हैं, हमें ये लिखने की जरूरत नहीं थी सर। तो a बराबर कितना आ गया, तो a बराबर आ गया, a बराबर 27 गुणा 100/60। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। तो 20 से ये 5 बार, ये 3 बार, 3 से 9 बार, 45 आंसर आ गया ए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ए 45। ठीक है, ये भी क्लियर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। बहुत अच्छा सवाल है। एक व्यक्ति दिल्ली से भोपाल के लिए पहले दिन जितनी दूरी चलता है, दूसरे दिन उससे 50 किलोमीटर कम चलता है।
पहले दिन जितना चला दूसरे दिन उससे 50 किलोमीटर कम चला, अगले दिन और 50 किलोमीटर कम, इसी प्रकार आगे भी चलता है। यदि वह दिल्ली से भोपाल 4 दिन में पहुंचता है तथा वापस भोपाल से दिल्ली 5 दिन में लौटता है, तो दोनों शहरों के बीच की दूरी कितने किलोमीटर है? यानी जितना पहले दिन चला उससे 50-50 रोजाना कम करते हुए चल रहा वो। जितना वो पहले दिन चला है उससे 50-50 किलोमीटर रोजाना कम कर रहा है। ठीक है, आ जाते हैं सर, देखते हैं भाई। तो अब इसको कैसे करेंगे? आपके सामने ऑप्शन 900, 1050, 1200 है, इनमें से कोई नहीं। ट्राई कीजिए। ओके, ठीक है भाई। देखिए, ये जो दिल्ली और भोपाल की दूरी है ये ओरिजिनल नहीं ली है हमने, बस सवाल बनाना था। कोई भी दो शहर ए और बी रख सकते हो आप, कोई भी रख सकते हैं। ठीक है, 50 की जगह 10-20 भी रख सकते हैं, थोड़ी बड़ी संख्या हो गई है। देखते हैं सर, एक व्यक्ति दिल्ली से भोपाल के लिए पहले दिन जितनी दूर चलता दूसरे दिन उससे 50 किलोमीटर कम चलता है। देखिए सर, अब इसको हम बड़े आराम से करते हैं सर। मान लिया पहले दिन चला A किलोमीटर, दूसरे दिन चला A-50, तीसरे दिन चला A-100, चौथे दिन चला A-150। ठीक है, ये 4 दिन दिल्ली से भोपाल पहुंच गया, फिर भोपाल से वापस आता है तो कितना चलेगा? 50-50 कम। अब A-200, रिटर्न में A-250, A-300, A-400, A-350 लेंगे यहाँ पर। A-400। ठीक है, तो अब देखिए सर, ये मतलब जब दिल्ली से भोपाल गया ये चला 4 दिन, और जब वापस लौटा तो 5 दिन चला सर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, दिल्ली और भोपाल मैंने ऐसे ही नाम लिख दिया, बिना कैलकुलेशन के लिख दिया सर। ठीक है, तो अब वापस में दिल्ली से भोपाल, भोपाल से दिल्ली आया है उल्टा, तो ऐसी स्थिति में ये दूरी जितनी है उतनी ही दूरी ये है। तो यहां कितनी दूरी चला? ये चला 4A माइनस कितना भाई? 300, 4A माइनस 300। देखिए 1 2 3 4 और यहां पर 300 हो गया, और यहां बैठा 5A माइनस 1500। ठीक है, और देखिए ये दिल्ली से भोपाल दूरी है, भोपाल से दिल्ली दूरी है, दूरी तो दोनों बराबर है क्योंकि वही लौट रहा तो बराबर आ गया। इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, तो यहां बचा क्या? A। ये 4A इधर घट गया और ये इधर आकर हो गया 1200। अब देखिए सर, A बराबर 1200, ऑप्शन में हमने 1200 भी लिख रखा है, 1050 भी लिखा, 900 भी लिखा है, लेकिन सर आंसर ये है क्या? नहीं है सर। A बराबर 1200 आया है, दूरी कितनी है? या तो इसको मानिए या इसको मानिए, तो 12 चौक 48 में से 300 गया 4500, यहां पर 12 पंजे 60 में से 1500 गया 4500, तो दूरी 4500 किलोमीटर है भाई, ये ध्यान रखना है। मैंने पहले बोला है कि ये जो है सवाल बनाने के लिए कोई भी शहर उठा लिए और कंफ्यूज करने के लिए हमने ए का ही ऑप्शन रखा, बाकी इनमें से कोई नहीं रख दिया। ठीक है, सवाल कैसा लगा कमेंट जरूर करना भाई। ओके, समझ में आ गया होगा। ये दिल्ली से भोपाल, ये भोपाल से दिल्ली। अब जितना दिल्ली से भोपाल दूर है उतना ही भोपाल से दिल्ली दूर है, तो दोनों दूरियों को बराबर कर दिया हमने। ठीक है, बस सिंपल चीज है, बिल्कुल सिंपल। क्वेश्चन नंबर 6, एक नाव नदी में किसी स्थान तक 80 मिनट में जाती है जबकि वापस उसी स्थान पर 2 घंटे में लौटती है, तो नाव और धारा की चाल का अनुपात कितना है? ऑप्शन 3-2, 3-1, 4-1 या 5-1। ट्राई कीजिए भाई। ओके, बहुत अच्छे सर, सही किया होगा आपने पक्का, आसान सवाल है। देखते हैं सर, देखिए एक नाव नदी में 80 मिनट में गई और वापस आई 2 घंटे में, तो एक तरफ से जो समय लगा है, एक तरफ 80 मिनट लगा, दूसरी तरफ 120 मिनट लगा। ठीक है, तो निश्चित रूप से यह समय कम कब लगता है? जब अनुकूल चलते हैं, और जब प्रतिकूल चलते हैं तो समय ज्यादा लगता है, ये तो सभी जानते हैं। तो इसमें अनुपात कितना है? 2:3। तो चाल में अनुपात कितना होगा? 3:2। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। 3:2 अनुपात में पहला ही ऑप्शन लिखा हुआ है, अगर आपने 3:2 लगाया तो अभी आप गलत हो भाई। क्यों गलत हो, उस पर आ जाते हैं। क्योंकि ये अनुकूल चाल आई है, ये प्रतिकूल चाल आई है। पूछ रहा नाव और धारा की चाल का अनुपात।
नाव और धारा की चाल का अनुपात पूछ रहा है। तो नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात निकालने के लिए अनुकूल और प्रतिकूल चाल का अनुपात पता हो गया हमें। कैसे करेंगे देखते हैं सर। अब धारा और नाव की अनुकूल दिशा में चाल क्या होती है? मान लिया नाव की चाल है n, धारा की चाल है d, अनुकूल चाल होगी 3, प्रतिकूल चाल होगी n माइनस डी। कितनी होगी? 2। यही मान लेते हैं। तो अनुकूल 3, प्रतिकूल 2, दोनों को जोड़ा तो 2n बराबर 5 और 2d बराबर 1। अगर दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2n, d से d कैंसिल हो जाएगा, 5 घटाएंगे तो 2d बराबर 1 आ जाएगा। ठीक, अब अनुपात किया हुआ नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात बराबर 2 से 2 कैंसिल, n बटे d बराबर 5:1। आंसर है 5:1। कोई डाउट? आसान ही है सवाल। सवाल आसान है लेकिन लापरवाही करेंगे तो ज़्यादातर ये लगाएंगे सर, सवाल जाता रहेगा सर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर 23 और 45 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होंगी? कितनी परिमेय संख्या होंगी 23 और 45 के बीच? रैशनल नंबर्स 21, 22, 44 अनंत। ट्राई कीजिए भाई। ओके सर, ठीक है। परिमेय संख्या जानते हैं P/Q के रूप में जो लिखी जाती है। अगर आपने 21 लगाया गलत हो, 22 लगाया तो भी गलत हो। सही आंसर है डी अनंत। क्यों है देखिए, अगर 23 और 45 के बीच की कहें तो 24 परिमेय है, 25 परिमेय है, 43 परिमेय है, 44 परिमेय है। तो बहुत सब का दिमाग सिर्फ यहीं तक जाता है, सिर्फ इन्हीं को काउंट करके बता देते हैं। लेकिन इसने कहा 23 और 45 के बीच पूर्ण संख्या नहीं पूछ रहा, परिमेय संख्या पूछ रहा है। तो परिमेय कितनी आएंगी भैया? 24.1 भी परिमेय है। ठीक है, 241/10 हो जाएगा। 24.2 भी परिमेय है, 24.125 भी परिमेय है, 24.2738 भी परिमेय है। समझ रहे हो सर? तो ये तो इतनी सारी संख्याएं कहीं तक बनाते चले जाइए, ये सारी परिमेय मानी जाएंगी। तो परिमेय संख्या कितनी होगी? अनंत हो गई भाई। ठीक है, आगे चलते हैं सर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा है। अरुण से किसी संख्या में से 25 घटाकर उसका वर्ग करने को कहा गया। पहले 25 घटाइए, वर्ग करना कहा गया, परंतु उसने गलती से उस संख्या का वर्ग करके उसमें से 25 घटा दिया। उससे कहा कि पहले 25 घटाइए, वर्ग कीजिए, लेकिन उसने क्या करा? गलती से संख्या का वर्ग करके उसमें से 25 घटा दिया। फिर भी उसका उत्तर सही था। तो वह संख्या क्या थी? उसने गलती कर दी, पहले 25 घटाना था, बाद में वर्ग करना था। उसने पहले वर्ग कर दिया, फिर 25 घटाया, फिर भी उसका उत्तर सही आ गया। तो वो संख्या बतानी है क्या थी? ऑप्शन है 13, 19, 38 या प्रत्येक संख्या का उत्तर ऐसा ही होगा। आपको ये बताना है। ट्राई कीजिए भाई। प्रत्येक संख्या का उत्तर सही होगा। ये है 19 है, 38 है या 13 है। ओके भाई, ठीक है, आ जाते हैं। देखिए, अरुण से किसी संख्या में से 25 घटाकर वर्ग करने के लिए कहा गया। अगर वो करता तो ये होता, 25 घटाया, वर्ग कर दिया। उसने गलती से उस संख्या का वर्ग करके 25 घटा दिया। पहले वर्ग किया, बाद में 25 घटाया, लेकिन फिर भी उसका आंसर सही है, यानी ये दोनों बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। इसको खोलते हैं। a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab, 2 गुणा 25 गुणा a माइनस 2ab बराबर, ठीक है, a वर्ग से a वर्ग कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब ये 625 को उधर ले जाते हैं, तो माइनस का 50 बराबर माइनस का 650। समझ में आ गया? 625 उधर माइनस का हो जाएगा, माइनस का 25 माइनस का 650। ठीक है, 50 a है, सॉरी 50 a बराबर 650, तो a बराबर 650 बटे 50। कितना आ गया भैया? 13 आ गया। बड़े आराम से आप समझ कर करिए सवाल को। ठीक है, बस आंसर सही आना चाहिए। बहुत सारे क्या करते हैं कि भागम भाग में रहते हैं, बस उन्हें रहता है कि 20 सवाल है 7-8 मिनट में कर दीजिए। ये अलग बात है कि 14-15 ही सही कर पाएंगे, 12 ही कर पाएंगे, फ़ायदा क्या हुआ? याद रखना, आपको 20 में से 20 का टारगेट रखना है। दिल्ली पुलिस 15 में से 15 का टारगेट बनाइए, ये ध्यान रखना भाई। ठीक है ना? ओके, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
32 तक की संख्याओं के अंकों का योग कितना होगा? ऑप्शन है 528, 219, 170, इनमें से कोई नहीं। ट्राई कीजिए। ठीक है भाई, आसान सवाल है, आसानी है, ओके ठीक। अगर आपने 528 लगाया है तो आप गलत हो भाई। अगर आपने 528 लगाया गलत हो। क्यों गलत हो? आपने किया कि 32 गुणा 33 बटे 2, 16 गुणा 33 करें, 16 × 48, 16 × 48 और 4 52। आप गलत कर गए सर। क्यों गलत हो गए उस पर आइए सर। देखिए लैंग्वेज पढ़िए, 32 तक की संख्याओं के अंकों का योग, 32 तक की संख्याओं का योग नहीं, 32 तक की संख्याओं के अंकों का योग। यानी कि हम 1 जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे और 9 जोड़ेंगे, लेकिन 10 नहीं जोड़ेंगे, 1 और 0 जोड़ेंगे। 11 नहीं जोड़ेंगे, 1 और 1 जोड़ेंगे, क्योंकि अंक तो 11 में 1 और 1 है ना, उनको जोड़ेंगे सर। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस अंकों का योग निकालने के लिए कैसे करेंगे भाई, उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है भाई, वीडियो बना चुका हूं मैं इस पर एक, उसको देख लेना। लेकिन अभी जितना भी है उसको समझा देते हैं। कैसे बताया था मैंने कि कहीं तक भी जोड़ना कोई फर्क नहीं पड़ रहा सर। आप यहाँ लिखेंगे 00, 01, 09, ठीक है, 00, 01, 09 तक आएंगे, फिर आएंगे 10, 11, 19 तक, 0 से 9 आना याद रखना, फिर आना है 20, 21, 29 और फिर 32 तक जाना है तो उसको लिख लीजिए 30, 31, 32। यहाँ तो 39 तक जाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, अगर इसको हम क्यों लिखवा रहे हैं, क्योंकि इधर जो है 0 से 9 इकाई अंक देखिए सर, यूनिट डिजिट जो, उस पर ध्यान दीजिए। 0 से 9, 0 से 9, 0 से 9, 0 से 2, तो यूनिट डिजिट सेम चल रहे हैं। जो दहाई है वो भी सेम चल रही है, ठीक है। ये 0 से 9 है, यहाँ सारी 0, यहाँ सारे 1, सारे 2, सारे 3, तो आसानी से जोड़ सकते हो। तो पहले हम यूनिट डिजिट यानी इकाई को जोड़ते हैं, याद रखना, सिर्फ हम इकाई जोड़ रहे हैं, ध्यान रखना। तो इकाई 0 से 9 45, 0 से 9 45, 0 से 9 45, 0 से 9 तक 45 होता है, और ये हो गया 3। तो इकाई कितना हो गया? 45, 90, 135, 138। तो इकाई के अंकों को जोड़ा हमने, कितना आ गया भैया टोटल? 138, 138। अब दहाई पर आ जाते हैं। दहाई यहाँ पर क्या? 0। यहाँ पर हर बार 1 आया, 10 बार आया तो 10 हो गया, 10 बार 1 आया तो 10 हो गया, 2 आया 10 बार तो 20 हो गया, 3 आया 3 बार, ठीक है, 10 ये 20 ये, समझ में आ गया ना भाई। ये एक बार, एक जो है बार बार आ रहा है, कितनी बार आया? 10 बार, तो 10 तो ये हो गया, 2 आया 10 बार 20 हो गया, 10 और 20 30, 33, 36, 39, 39 ये आ गया। जोड़े तो 177, ये इकाई, ये दहाई, आंसर आ गया 177। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। यदि 200 मीटर दौड़ने में रवि 36 सेकंड का समय लेता है और सोनू 40 सेकंड का समय लेता है, तो उस दौड़ में रवि सोनू को कितने मीटर से हराएगा? ऑप्शन है 25, 22.22, 20, 18.75। ट्राई कीजिए भाई। ठीक है भाई, ओके। देखिए बहुत आसान है तरीका। देखिए 200 मीटर की दौड़ है, रवि 36 सेकंड में पूरा करता है और सोनू 40 सेकंड में पूरा करता है। रवि 36 में कर रहा है, यानी रवि फास्ट है, यहाँ 0 है, यहाँ 200 है, ठीक है, और सोनू उससे थोड़ा सुस्त है, सोनू उससे पीछे है। रवि 36 सेकंड में, सोनू 40 सेकंड का समय लेता है, तो उस दौड़ में रवि सोनू को कितने मीटर से हराएगा? यहाँ पर बताना है कि ये कितने मीटर से हरा दिया, इसको यही बताना है। देखिए भाई, सिंपल सोचिए, बिल्कुल सिंपल। ये रवि ने कब दौड़ पूरी की होगी? 36 सेकंड में। रवि की चाल मत देखो, सोनू देखिए, सोनू 36 सेकंड में यहाँ आया, ये यहाँ आ गया, ठीक है, यानी सोनू को कितना टाइम और लगेगा? 4 सेकंड और लगेंगे। तो यानी कि सोनू 4 सेकंड में ये दौड़ पूरी कर लेगा, क्योंकि वो 40 सेकंड में पहुंचता है। सोनू जो 40 सेकंड में पहुंच रहा है, तो सोनू 4 सेकंड में पूरी कर लेगा दौड़। अब सोनू की बात कर रहे हैं, सोनू 200 मीटर दौड़ता 40 सेकंड में, सोनू 40 सेकंड में 200, तो 1 सेकंड में कितना जाएगा? 200/40, कितना भैया? 5। 1 सेकंड में 5 जाएगा, यानी 4 सेकंड में कितना जाएगा? 20, यानी कि ये 20 मीटर दूरी अभी बकाया है, ठीक है। तो 20 मीटर, क्योंकि 4 सेकंड में 20 ही दौड़ पाएगा और 4 सेकंड बाद ये पहुंच जाएगा, तो इसका मतलब ये 20 मीटर पीछे है। तो कितनी दूरी से हराया? कितने मीटर से हराया? 20 मीटर से, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है, आपका आधा टेस्ट क्लियर, आपका आधा प्रैक्टिस सेट क्लियर है भाई। आगे कमर कस लीजिए,
क्वेश्चन नंबर 11, दो वर्गों के परिमाप में 20 सेंटीमीटर का अंतर है और उनके क्षेत्रफल में 225 वर्ग सेंटीमीटर का अंतर है। बड़े वर्ग की भुजा कितने सेंटीमीटर है? ऑप्शन 10, 15, 20 या 25। ट्राई कीजिए भाई। ओके सर, देखिए सर, बड़े वर्ग की भुजा मान लिया ए है, छोटे वर्ग की भुजा बी है। मान लिया ये बड़ा है, ये छोटा है। अब क्या कह रहा है? दो वर्गों के परिमाप, परिमाप क्या है? इसका 4a, इसका 4b। परिमाप तो चारों भुजाओं का योग होता है। एक भुजा ए तो चारों का योग 4a, एक भुजा बी तो चारों का योग 4b। दो वर्गों के परिमाप में 20 का अंतर है। अंतर कितना भैया? 20 का। ठीक है, 4 कॉमन ले लिया, a माइनस बी बराबर 20। 4 से कितनी बार कट गया? 5 बार। तो a माइनस बी 5 आ गया। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं हम a माइनस बी बराबर 5। दोनों भुजाओं में 5 सेंटीमीटर का अंतर है। ठीक, ओके, यहाँ पर करते हैं। अब हम क्या करते हैं? दूसरी लाइन कर रहे हैं सर। दूसरी लाइन में क्या कह रहा है? देखिए, दो वर्गों के परिमाप में 20 का अंतर है, इसको कर चुके, और उनके क्षेत्रफल में 225 वर्ग सेंटीमीटर का अंतर है। तो a वर्ग माइनस बी वर्ग कितना कह रहा भैया? 225। अब इसको हम क्या कह सकते हैं? a प्लस बी गुणा a माइनस बी बराबर 225 कह सकते हैं भाई। और हमें a माइनस बी पता है। a माइनस बी कितना भाई? 5। इसको रख लेते हैं हम, गुणा 5 बराबर 225। समझ में आ गया? a प्लस बी गुणा a माइनस बी। a माइनस बी की जगह 5 रख दिया, बराबर 225। इस 5 को बट्टे में ले गए, 5 चौके 20, 2 बचा, 5 पंजे 25। तो b a प्लस बी कितना आ गया भैया? 45। अब a और b ऐसी संख्या है जिनका योग 45 है और अंतर 5 है। तो दोनों को जोड़कर आधा करेंगे, बड़ी संख्या 25 आ गई। दोनों को घटाकर आधा करेंगे, छोटी संख्या 20 आ गई। यानी बड़े वर्ग की भुजा है 25, छोटे वर्ग की भुजा है 20। तो क्या पूछ रहा है? कौन से की? बड़े वर्ग की भुजा। आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 11 आंसर डी। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। किसी भिन्न का हर उसके अंश से 8 अधिक है। यदि अंश में 2 जोड़ दे और हर में 3 घटा दे तो 3/4 प्राप्त होता। भिन्न का हर क्या होगा? ये पूछ रहा भिन्न का हर क्या है। सर देखिए, इसको ऑप्शन से किया जा सकता है, लेकिन देखिए ऐसे सवालों को ऑप्शन में भी बहुत आसान हो जाता है। पहले ऑप्शन से बता देते हैं। तो हम मान लिया हमने 17 ले लेते हैं पहले। ठीक है, 17 भिन्न का हर है 17। किसी भिन्न का हर उसके अंश से 8 अधिक है, तो यानी ये 9 है, 9/17 हो गया। ठीक है, अगर 17 लेते हैं तो 9/17। ठीक, अब देखते हैं, यदि अंश में 2 जोड़े हर में 3 घटा दें तो 11/14 बन रहा है क्या? जो चाहिए 3/4 नहीं मिल रहा, तो 17 नहीं है सर। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, 19 मानकर चलते हैं। 19 11, क्योंकि कह रहा किसी भिन्न का हर उसके अंश से 8 अधिक है। ये 8 अधिक है, ये 8 कम है, 11/19। यदि भिन्न अंश में 2 जोड़ दें 13 हो जाएगा, और हर में 3 घटा दे 16। 13/16 3/4 नहीं होता, इसको भी हटा दीजिए, ये भी नहीं है। 21 को चेक कर सकते हो आप। ठीक है, 21 की जरूरत नहीं है, जो रियल आंसर है वो ले लेते हैं। नीचे आ गया 15, ऊपर कितना आ गया? 7, 7/15। रियल आंसर 15 है। देखते हैं, किसी भिन्न का हर उसके अंश से 8 अधिक है। ये 8 अधिक है, ये 8 कम है। यदि अंश में 2 जोड़ दें और हर में 3 घटा दें, अंश में 2 जोड़े हर में 3 घटाएं तो 9/12 यानी 3/4। आंसर सही आ रहा है? आंसर 15 आ गया। लेकिन ऑप्शन में देखिए क्या होता है, ऑप्शन में टाइम भी लग रहा है सर। कभी कभी क्या होता है, सवाल ऐसा नहीं पूछता। ठीक है, सवाल ये भी कह सकता था कि भैया उसके जो अंश और हर है उनके वर्गों का योग बताओ। अब आप कहाँ तक सोचेंगे? ठीक है, कुछ भी घुमा कर कह सकता, अंश और हर का गुणनफल बताओ। कहाँ तक सोचेंगे? जब डायरेक्ट ऑप्शन नहीं मिलेगा तो दिक्कत हो जाएगी सर। तो उसके लिए फिर आपको आना चाहिए। तो क्या कह रहा है? किसी भिन्न का हर उसके अंश से 8 अधिक है। सिंपल सोचिए, ये हर है, सॉरी अंश है, ये हर है। किसी भिन्न का हर उसके अंश से 8 अधिक है। ठीक, यदि अंश में 2 जोड़ दें, ये तो ओरिजिनल है याद रखना, अंश में 2 जोड़ दें और हर में 3 घटा दें। ऊपर 2 जोड़ दिया, नीचे 3 घटाया, 3 घटाया तो 8 में से 3 गया 5, तो बराबर 3/4। अब देखिए बस यही तो कह रहा था यार, कितना सिंपल चीज है। एक भिन्न को जैसे बोला उसी हिसाब से माना, क्या जोड़ रहा क्या घटवा रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
3/4 प्राप्त हुआ, 2/3 प्राप्त हुआ, 1/7 प्राप्त हुआ, कुछ भी कह रहा है उसको रख दीजिए। अब क्रॉस गुणा कीजिए, 4 की इधर करते, 5 की इसकी इधर, तो 4a + 8 बराबर 3a + 15। ठीक है, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो यहाँ बचेगा a और 8 घट के जाए क्या हो जाएगा 7। ठीक है, तो a बराबर 7/15 आंसर आ गया। अब क्या पूछ रहा है, हर क्या है, हर है 15। ठीक है भाई, देखिए जो ओरिजिनल तरीका है वो यही है, क्योंकि जो हम बता रहे हैं ऑप्शन वाले, कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं, कुछ सवाल ऐसे रख रहे हैं एग्जामिनर आजकल जिनमें ऑप्शन काम नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति के लिए भी आपको तैयार रहना है। याद रखना एक बात हो, ऑप्शन से आ रहा है तो लगभग सभी करेंगे, तो आप कंपटीशन में बढ़त थोड़ी लेंगे। समझ में रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ भाई? जितने सवाल आप इजी सोचकर चल रहे हो तो उसको तो हर कोई कर रहा है, तो उससे बढ़त नहीं आ रही। बढ़त तब आ रही है जब आप टफ सवाल को भी करेंगे। मान लिया 15 में से 12 सवाल इजी हैं, 3 सवाल थोड़े टफ हैं, तो 12 तो हर कोई कर रहा है ना। आपने 12 किए तो आप कहाँ बढ़त में आए? आप 15 करोगे तभी तो बढ़त में आओगे ना सर। ठीक है, तो इसलिए याद रखना, और बढ़त में नहीं आएंगे तो सिलेक्शन कैसे होगा? फिर तो भीड़ है ही है। ठीक है भाई, आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अतुल की कार्य क्षमता पवन की कार्य क्षमता से दोगुनी है। वे दोनों मिलकर किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, तो अकेला पवन उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? पवन पूछ रहा है। ऑप्शन है 24, 32, 36, 48। ट्राई कीजिए भाई। ठीक है भाई, बहुत अच्छे। अतुल और पवन, ठीक है। अतुल की कार्य क्षमता पवन की कार्य क्षमता से दोगुनी है। मान लिया पवन एक दिन में एक काम कर रहा, तो ये 2 काम कर रहा है रोजाना। ठीक है, पवन 1 कर रहा तो अतुल 2 कर रहा, क्योंकि अतुल की कार्य क्षमता पवन की कार्य क्षमता से दोगुनी है। अतुल की कार्य क्षमता पवन की कार्य क्षमता से दोगुनी है। वे दोनों मिलकर किसी काम को 16 दिन में करते, दोनों मिल जाएं तो एक दिन में कितना काम होगा? 3। तो 16 दिन में पूरा काम हो जाता है, यानी पूरे काम है 48। यदि दोनों मिल जाए तो एक दिन में 3 काम होंगे, 16 दिन में पूरे काम, तो कुल काम 48 है। अब पूछ क्या रहा है, तो अकेला पवन उस काम को कितने दिन में कर सकता है? पवन तो एक दिन में एक काम करता है और टोटल काम कितने? 48 है। तो पवन 48 दिन में सारे काम को अकेला कर सकता है। ये भी क्लियर है? ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 14, बहुत अच्छा सवाल है। दूध और पानी के किसी मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 7:2 है। उसमें से 18 लीटर मिश्रण निकालकर 15 लीटर दूध और 3 लीटर पानी डाला। मिश्रण निकाला, उसमें 15 लीटर दूध 3 लीटर पानी डाल दिया, यानी 18 निकाला था, 18 ही डाल दिया, तो मिश्रण में 20% पानी हो जाता है। प्रारंभ में कुल कितने लीटर मिश्रण था? ट्राई कीजिए भाई। ऑप्शन है 27, 36, 45, इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा सवाल है सर। ठीक सर, देखिए सर, इस सवाल में अच्छे अच्छे धुरंधर भी कंफ्यूज हो जाते हैं सर, ये ध्यान रखना सर। क्या हो रहा है सर, अगर इसमें देखिए 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, मान लिया एक बर्तन है पूरा भरा हुआ है, ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन है उस बर्तन का कुछ हिस्सा, यहां तक ले लेते हैं, 18 लीटर इसमें कम कर दिया गया है, 18 कम कर दिया ये वाला। और थर्ड कंडीशन क्या कह रहा है, दिख रहा है ना इधर? ओके, ठीक है। थर्ड कंडीशन कह रहा है कि वो फिर से पूरा भर दिया, क्योंकि 18 लीटर ही और डाल दिया। अब अगर आप कैलकुलेशन यहाँ से शुरू करते हैं सर, तो मुझे लग रहा है कि शायद दिख रहा है या नहीं दिख रहा, कंफर्म कर लीजिए। ओके, ठीक है, चलो यहाँ पर लिखते हैं। अगर आप फर्स्ट कंडीशन से करते हैं तो गड़बड़ है। मैं इधर बना देता हूँ, मुझे कंफर्म नहीं हो रहा कि आपको स्क्रीन इधर वाली आ रही है या नहीं आ रही है, फिर से इधर बता देते हैं। देखिए इसमें 3 कंडीशन है। पहला ये मानिए कि एक बर्तन है जो पूरा दूध और पानी से भरा हुआ है। दूसरी कंडीशन ये है कि उस बर्तन का कुछ हिस्सा ऊपर से खाली हो गया है। और तीसरी कंडीशन ये है कि वो फिर भर दिया गया है। ठीक है, पूछ रहा कि इस कंडीशन में कितना मिश्रण था, तो जितना इसमें उतना इसमें, बीच में तो पूछना नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आप इसको शुरुआत यहाँ से करते तो बहुत टफ सवाल बन जाता है सर, बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। इसलिए कभी भी इसकी शुरुआत बीच में से करनी चाहिए। याद रखना, शेष मात्रा पर, ऐसे सवाल पर, क्योंकि जो निकाल दिया उसको क्यों कैलकुलेट कर रहे हो, तो हम बात कर रहे हैं शेष मात्रा। याद रखना, शेष मात्रा कितनी है सर? मिश्रण, दूध और पानी।
मिश्रण दूध और पानी कितना है 7:2, 7x दूध है 2x पानी है, तो मिश्रण कितना है 9x। याद रखना ये शेष मात्रा की बात कर रहे हैं कि दूध और पानी के किसी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतने है, उसमें से 18 लीटर मिश्रण निकाल दिया। 18 लीटर निकालने के बाद याद रखना मिश्रण निकलेगा, उसमें भी दूध पानी का अनुपात उतना ही रहेगा जितना पहले था। 7:2 पहले था, 7:2 ही रहेगा, क्योंकि आप केवल दूध नहीं निकाल सकते, पानी नहीं निकाल सकते, दोनों अच्छी प्रकार से मिक्स हो चुके हैं। ठीक है, 7:2 हो गया। ओके, टोटल मिश्रण इतना था, ये शेष मात्रा है। फिर बाद में कितनी हुई, ध्यान से सुनना। बाद में क्या हुआ, उसमें 15 लीटर दूध और 3 लीटर पानी डाला, तो कुल मात्रा कितनी बन गई 9x + 18। पानी कितना हो गया 2x + 3। 15 लीटर दूध 3 लीटर पानी डाला है। ये बाद में क्या है, ये कुल मात्रा, ये पानी की मात्रा। ठीक है, और कह रहा है तो 20% पानी हो जाता। अब इस मिश्रण में 20% पानी है, यानी इसका 20% कितना होता, 5वां भाग होता भाई, बराबर पानी। तो ये 5 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं 9x + 18, 5 की गुणा इधर करते हैं, तो ये आ गया 9x + 18 बराबर कितना आ गया 10x + 15। ठीक है, इसको 15 को इधर ले गए, 9x को इधर ले गए, x = 3 आ गया। कैलकुलेट किया हमने, x = 3। ठीक, x = जो 3 आया है वो क्या है, अब 9x = कितना हो गया 27। लेकिन याद रखना 27 ऑप्शन में है, 27 कुल मात्रा नहीं है। 18 लीटर निकालने के बाद 27 मात्रा रह जाती है। 18 निकालने के बाद इसका मतलब कुल मात्रा कितनी है भैया, कुल मात्रा है 27 में 18 लीटर और जोड़ेंगे, क्योंकि हम कहाँ कैलकुलेट कर रहे थे, शेष पर कर रहे थे। ठीक है, तो 27 में 18 और जोड़ दें तो कितना हो गया 45 लीटर। ठीक है, आसान ही बन गया भाई। याद रखना बहुत अच्छा सवाल है, अगर ध्यान नहीं देंगे तो गड़बड़ होनी ही होनी है। अगला क्वेश्चन है 15वां, यदि 60,000 रुपये के 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 384 रुपये हो, तो ब्याज की वार्षिक दर कितने प्रतिशत है। ऑप्शन है 8%, 10%, 12% या 16.66%। ट्राई कीजिए भाई। ओके, ठीक है भाई, आपने कर लिया होगा। देखिए, जब 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछता है तो एक चीज़ ध्यान रखना भाई, 2 वर्ष का अंतर, एक फॉर्मूला मैं लिखवा देता हूँ आपको, बराबर क्या होता है मूलधन गुणा दर बटे 100 की पावर 2। बस इसको ध्यान रखना, सवाल हो जाएगा। मूलधन गुणा दर बटे 100 की पावर 2 कर दें तो 2 वर्ष का अंतर आ जाएगा। 3 में पावर 3 मत करना, वो अलग होता है, 300 = r/100 की ओर गुणा होती है इसमें। तो अभी हम 2 वर्ष वाले ही कर रहे हैं सर। तो अंतर कितना भैया 384 रुपये। ध्यान से सुनना, मूलधन कितना 60,000 गुणा दर ज्ञात करनी है r/100 की पावर 2 करेंगे हम। ठीक है, देखिए हमने बताया अंतर बराबर मूलधन गुणा दर बटे 100 की पावर 2, जब 2 साल का अंतर हो तो। ठीक है, और 2 ही साल का अंतर है तो अंतर 384 रुपये, मूलधन 60,000, r ज्ञात करना बटे 100 बटे 100, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो r गुणा 6 बराबर 384। तो अगर हम इसको r² करें तो बराबर आ गया कितना भैया, ये आ गया 384 बटे 6, आंसर आ गया 64। r² बराबर 64, जब r² बराबर 64 है तो r कितना हो गया भैया 8%। आसान सा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16, 2 संख्याओं में 2 3 का अनुपात है, उनके लैसे और मैसे का गुणनफल 216 है, तो उनमें छोटी संख्या बतानी है आपको। ऑप्शन है 12, 18, 24 या 36। ट्राई कीजिए भाई। ठीक है भाई, ओके। 2 संख्याएं 2 3 का अनुपात है, मुझे उम्मीद है आपने कर लिया होगा। छोटी संख्या बड़ी संख्या, उनके लैसे और मैसे का गुणनफल 216 है। तो सवाल क्या कहता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लैसे गुणा मैसे बराबर 216। गुणनफल का मतलब लैसे गुणा मैसे, तो x गुणा x को छोड़ देते हैं यहाँ पर हम, बराबर 216 बटे 6 बराबर आ गया 36। भाई 2 और 3 को इधर ले गए, 2 भी गया और 3 भी गया, 6 आ गया, 6 को से कटा 36 बार, x² बराबर 36, तो x बराबर कितना आ गया भैया 6। x बराबर 6 आया है। पूछ रहा है छोटी संख्या, छोटी संख्या है 2x, 2x बराबर कितना हुआ, जब x बराबर 6 तो 2x बराबर 12। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर भी ए है 12।
4 सवाल रह गए हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, यदि संख्या 527 और ये यूरो का चिन्ह बना हुआ 8 में यूरो के स्थान पर क्या रखे कि यह संख्या 11 से पूरी पूरी विभक्त हो जाए। ऑप्शन है 5, 7, 8 या 9। ट्राई कीजिए भाई। ठीक है, तो देखते हैं सर। 5, 2, 7 एक यूरो का चिन्ह बना हुआ है और 8 ये 11 से कट रहा है, तो इसकी जगह कौन सा अंक आएगा ये बताना है। तो 11 का नियम क्या है, तो ऊपर का टोटल और नीचे का टोटल, ये पहला, तीसरा, पांचवे का टोटल, दूसरा, चौथा, छठे का टोटल का अंतर 0, 11, 22 होना चाहिए। तो अब ऊपर का टोटल बैठ रहा है 8, 7, 15, 5, 20, ऊपर है 20 और नीचे क्या बैठ रहा है, नीचे बैठ रहा है 2 प्लस यूरो। अब यूरो की जगह क्या रखें कि अंतर या तो 0 हो जाए या 11 हो जाए। अब अंतर 0 तो रख नहीं सकते हम, क्यों, क्योंकि यूरो की जगह कोई एक रखना, 0 से 9, तो अंतर 0 नहीं हो सकता क्योंकि 18 की जरूरत पड़ेगी इसमें। ठीक है, तो अंतर 0 तो हो नहीं सकता, तो क्या हो सकता है, 11 किया जा सकता है। 11 करने के लिए कितना करना पड़ेगा, यूरो बराबर 7। अगर यहाँ 7 रख दे तो 20/9, 20/9 अंतर कितना आ गया, 11। बटे का मतलब मैं वैसे समझा रहा हूँ सर, ये ऊपर वाले का 20 आ गया, नीचे वाले का 9 हो जाएगा। तो अगर यूरो की जगह 7 रख दे तो अंतर 11 का रह जाएगा और 11 से कट जाएगी फिर। ठीक है, अंतर कितना चाहिए, 0 हो, 11 हो, 22 हो, 33 हो या कोई भी 11 का गुणज हो। अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 18, कुर्सी और मेज के क्रय मूल्य में 2:3 का अनुपात है। यदि कुर्सी को 20% लाभ पर बेचे, मेज को 10% हानि पर बेचे, तो पूरे सौदे में कुल कितने % का लाभ हुआ। ऑप्शन 10, 8, 5 या 2%। ट्राई कीजिए भाई। ठीक है भाई, आ जाते हैं। देखिए बहुत आसान सवाल है। कुर्सी और मेज ऐसे लिख लेते हैं, कुर्सी मेज के क्रय मूल्य में 2:3 का अनुपात है। अब एक तरीका तो ये है कि 2x 3x माने, लेकिन हम क्या करते हैं सर, ऐसा मान लेते हैं जिसको हम कैलकुलेट कर सकें। 200 300 क्रय मूल्य 200, इसका 300, कुर्सी का 200, मेज का 300। ठीक है, यदि कुर्सी को 20% लाभ पर बेचे हैं, विक्रय कितना हो गया भाई, इसका 20% लाभ 240। ठीक है भाई, समझ में आ गया ना 240 क्यों होगा, क्योंकि 200 का 20% 40 होता है। और इसको 10% हानि पर बेचे, हानि पर बेच रहे हैं 270 में जाएगी सर ये, क्योंकि 30 का 10% 30 के घाटे से 270 में जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए एस पूरे सौदे में कितने % का लाभ या हानि हुई। तो दोनों को उसने खरीदा था 500 में और दोनों को उसने बेच दिया कितने में, 510 में। लाभ हुआ है, कितने का हुआ है, 10 रुपये का लाभ हुआ है। लेकिन % में बताना सर, लाभ कितने का हुआ है, 10 का। तो लाभ % कितना होता है, लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, 2% का लाभ। ठीक है भाई, ओके सर। कितने हो चुके हैं, 18 क्वेश्चन हो चुके हैं। 19वें पर आ रहे हैं सर। 3 की पावर 15 माइनस 3 की पावर 11 भाग 3 की पावर 12 माइनस 3 की पावर 8 बराबर क्या। ट्राई कीजिए भाई। ओके, देखते हैं सर। देखिए 3 की पावर 15 माइनस 3 की पावर 11 भाग 3 की पावर 12 माइनस 3 की पावर 8। अगर ऐसे सवाल को करना है कभी भी, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि ऊपर जो संख्याएं हैं प्लस और माइनस लगा हुआ, अगर गुणा में होता तो डायरेक्ट काट देते हम, प्लस माइनस लगा हुआ है तो ऊपर की संख्याओं में आप जो छोटी वाली संख्या उसको कॉमन ले लीजिए। 3 की पावर 11, यहाँ बचा 3 की पावर 4 माइनस 1। ठीक है, अगर 3 की पावर 11 कॉमन ले लिया, 3 की पावर 4 माइनस 1 बचा बटे। नीचे क्या करेंगे, छोटी पावर कॉमन लेंगे, 3 की पावर 8, 3 की पावर 4 माइनस 1, यहाँ भी 3 की पावर 4 माइनस 1 बचा। अब 3 की पावर 4 माइनस 1, 3 की पावर 4 माइनस 1 कैंसिल हो गया। 3 की पावर 11 बटे 3 की पावर 8, 3 की पावर 11 को 3 की पावर 8 से भाग देंगे तो बचेगा क्या, 3 की पावर 3 बराबर 27 आंसर। ठीक है भाई, आज का लास्ट सवाल भाई, 20वां सवाल। एक व्यक्ति जितने समय 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, उतने ही समय में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत गति कितनी है। ट्राई कीजिए भाई। ऑप्शन है 22, 24, 25 या 27। ओके भाई, उम्मीद है आपने सही किया होगा। ठीक है, देखिए भाई एक और
वीडियो देखने के बाद ये ज़रूर कमेंट करना कि आपके कितने सवाल ठीक थे। ठीक है, इससे देखिए आपका भी मनोबल हाई अप होता है सर, आपका भी मनोबल बढ़ता है सर, आपको भी लगता है, उत्साह बढ़ता है कि भाई हमें भी दूसरे के कमेंट पढ़ने को मिल रहे हैं। तो सभी के कमेंट पढ़ने के बाद आपका उत्साह भी बढ़ता है कि मुझे अगली बार अच्छा करना है। ठीक है ना, आ जाते हैं सर। तो अगर भाई आपने इसमें 24 किया है तो आप गलत हो भाई। क्यों गलत हैं? क्योंकि जिन्होंने 24 किया उन्होंने फॉर्मूला क्या लगाया है, 2 गुणा पहली चाल गुणा दूसरी चाल बटे दोनों चाल का योग, यही लगाया ना। जिन्होंने 24 किया उन्होंने ये फॉर्मूला लगाया है, 24 आता है। लेकिन ये गलत है भाई। क्यों गलत है उसके बारे में मैंने आपको वीडियो, जो चाल समय की वीडियो है, उसमें बता रखा है पूरी तरह से। क्योंकि इसमें पूरा डिटेल समझना है तो चाल समय वाली हमारी वीडियो देखिए। इसमें देखिए एक व्यक्ति जितने समय 30 की स्पीड से गया उतने ही समय 20 की स्पीड से गया है। तो ऐसे में हमने बताया था दोनों को जोड़कर आधा करना है, आंसर 25 आएगा सर। 30 और 20 को जोड़कर आधा कर दीजिए, 25 आ जाएगा। ट्राई कर लेते हैं सर। समय मान लिया 1 घंटा है, 30 की स्पीड से 1 घंटा गया, 20 की स्पीड से भी 1 घंटा गया, 30 की स्पीड से 30 किलोमीटर, 20 की स्पीड से 20 किलोमीटर। मान लिया ये चाल है, ये समय है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। 30 की स्पीड से 1 घंटे गया, 30 किलोमीटर चला, 20 की स्पीड से 1 घंटे चला, 20 किलोमीटर चला। तो टोटल दूरी कितने चला वो? 50। टोटल समय कितना लगा? 2 घंटे। 50 किलोमीटर जाने में 2 घंटे, तो औसत चाल कितनी आई? 25। आप एक की जगह कोई भी टाइम ले लीजिए, समय बराबर होना चाहिए क्योंकि इसने लिख दिया है, तो आंसर 25 ही आएगा सर। ठीक है, कोई भी कितना भी समय ले लीजिए, आंसर 25 आएगा। ठीक है, ये थे आज के भाई 20 सवाल। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दिल्ली पुलिस से रिलेटेड चीज़ें जैसे दिल्ली पुलिस मारे उस तरह के हमने इसमें शामिल किए हैं सर। कैसी वीडियो लगी, सवालों का कॉम्बिनेशन कैसा लगा, ये ज़रूर कमेंट कीजिए और ये भी बताइए कि आपके कितने सवाल ठीक है भाई। अगली वीडियो में दोस्तों आपसे फिर मिलते हैं। जय हिंद भाइयों।